नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल वर्ल्ड ईएच एसोसिएशन पर। आज की इस वीडियो का आरंभ हम वहां से ही करेंगे जहां से लास्ट में छोड़ा था। वह वीडियो अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, जाकर देख लीजिएगा। आज से हम एसटीडी रोगों से संबंधित एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसमें सभी एसटीडी रोगों को कवर करेंगे। तो एसटीडी से संबंधित आज की डिजीज है सिफिलिस। आज की इस वीडियो में हम सिफिलिस क्या है, सिफिलिस कैसे होता है, सिफिलिस के लक्षण क्या होते हैं, इन सभी पॉइंटों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाओं के द्वारा किस प्रकार से इलाज करेंगे वह भी जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ में अंत तक। आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी एवं उपयोगी साबित होगी। आप चाहें तो वीडियो पूरी देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक नई ऊर्जा मिलती है जिससे हमें वीडियो को कंटिन्यू रखने में मदद मिलती है। सिफिलिस गुप्त रोगों की श्रेणी में आने वाला एक बहुत ही घातक रोग है जिसे हिंदी में उपदंश भी कहा जाता है। सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है जो ट्रेपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है। सिफिलिस एक ऐसा रोग है जिसका पता कई बार लोगों को इतनी देर से चलता है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और स्थिति को कंट्रोल करना बहुत ही पेचीदा मामला हो जाता है। इस घातक यौन संचारित संक्रमण का पहला संकेत सिर्फ एक छोटा दर्द रहित घाव होता है जिसे लोग नजरअंदाज कर देते हैं और यह कुछ समय में अपने आप ठीक भी हो जाता है। देखने में एकदम आम लगता है यह घाव, जिसे चिकित्सकीय रूप से चैंक्र के नाम से जाना जाता है। यह घाव छोटे छालों के रूप में प्रतीत होता है जिसमें दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। इन्हें सिफिलिटिक छाले भी कहते हैं। सिफिलिस इन दर्द रहित छालों से संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के माध्यम से भी फैलता है, लेकिन संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी चीज के आदान प्रदान से, दरवाजों के हैंडल या मेज जैसी सतहों को छूने से यह संक्रमण बिल्कुल भी नहीं फैलता है। सिफिलिस के संक्रमण से महिलाओं के प्राइवेट भाग, गुदा, मलाशय, होंठ और मुंह में छाला हो सकता है। मुख मैथुन, गुदा या वजाइना संबंधित यौन गतिविधि के दौरान इस बीमारी के फैलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। बहुत ही कम मामलों में यह चुंबन के माध्यम से भी फैल सकता है। जननांगों, मलाशय, मुंह या त्वचा की सतह पर दर्द रहित छाला इस संक्रमण का पहला संकेत है। कुछ लोगों का ध्यान इस छाले की तरफ जाता भी नहीं है क्योंकि यह दर्द रहित होता है। कई बार ये छाले अपने आप ठीक हो जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, लेकिन यह हमेशा ध्यान रहे बिना इलाज के छाले तो सही हो जाते हैं, लेकिन शरीर में इसका बैक्टीरिया मौजूद रहता है। सिफिलिस का एक बार इलाज होने पर इसका बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन अगर हम बार बार इस बैक्टीरिया के संपर्क में आते हैं तो यह बीमारी फिर से हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर कोई रोगी उपचार करने के बाद ठीक हो जाता है और फिर से किसी संक्रमित रोगी के साथ संबंध स्थापित करता है तो दोबारा इस रोग की वापसी की संभावना बहुत ज्यादा हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी सिफिलिस रोग हो सकता है और जन्म लेने वाले उस बच्चे में बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। सिफिलिस का संक्रमण अपनी तीसरी अवस्था में लौटने से पहले 30 साल तक निष्क्रिय भी रह सकता है। पहले 2 चरणों में सिफिलिस सबसे अधिक संक्रामक होता है। जब शुरुआत में सिफिलिस का बैक्टीरिया शरीर में इंटर करता है तो अक्सर शरीर पर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते और यह दूसरों के लिए संक्रामक भी नहीं होता है। सिफिलिस की चौथी अवस्था स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक घातक होती है। बैक्टीरिया से संक्रमित होने के 3-4 सप्ताह बाद सिफिलिस की फर्स्ट स्टेज की शुरुआत होती है, जिसमें सिफिलिस के बैक्टीरिया ट्रेपोनिमा पैलिडम का शरीर में प्रवेश करने के 3 और 4 सप्ताह बाद एक छोटे गोल छाले के रूप में उभरता है। यह छाला ऐसा होता है जिसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता है, लेकिन बेहद संक्रामक होता है। ट्रेपोनिमा पैलिडम आपके शरीर के जिस भी हिस्से में प्रवेश करते हैं वहां छाले हो सकते हैं, जैसे कि आपके मुंह, जननांगों या मलाशय के अंदर या बाहर का भाग। छाला संक्रमण के 3-4 सप्ताह बाद दिखाई देता है। शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाला छाला 2 से 6 सप्ताह तक रहता है।
उपदंश छाले के साथ सीधे संपर्क में आने से फैलता है या आमतौर पर ओरल सेक्स सहित यौन गतिविधि के दौरान होता है। अगर सिफिलिस के प्रथम अवस्था के लक्षणों की बात की जाए तो यही लक्षण प्रथम अवस्था में होते हैं: पीड़ा रहित छोटे छाले का उभरना। सिफिलिस के दूसरे चरण के दौरान आपकी त्वचा पर चकत्ते और गले में खराश हो सकती है। चकत्तों में खुजली नहीं होती है और आमतौर पर ये आपकी हथेलियों और तलवों पर पाए जाते हैं, लेकिन ये शरीर पर कहीं भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का ध्यान इन चकत्तों की तरफ जाए उससे पहले ही ये ठीक भी हो सकते हैं। बिना खुजली वाले चकत्ते जो शरीर के ऊपरी हिस्से से शुरू होते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिसमें हथेलियां और तलवे शामिल हैं। चकत्ते खुरदरे, लाल या लाल भूरे रंग के हो सकते हैं। इसके साथ अन्य लक्षणों में मुंह, गुदा और जननांग में मस्से जैसे छाले, मांसपेशियों में दर्द, बुखार, लसिका ग्रंथियां सूज जाती है, कहीं कहीं से बाल झड़ने लगते हैं, सिर दर्द होता है, शारीरिक थकान होने लगती है, धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। अब तक भी अगर रोगी का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है तो रोगी की शारीरिक स्थिति में कई बदलाव होते हैं और सिफिलिस तीसरे चरण प्रवेश कर जाता है। इस चरण में रोगी को पहले से बेहतर महसूस होता है। उसके पहले और दूसरे चरण के सारे लक्षण गायब हो जाते हैं और इस चरण में आपको कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि आप अभी भी सिफिलिस से संक्रमित रहते हैं। शरीर बिना लक्षणों वाले रोग का घर बन जाता और कई वर्षों तक भी ऐसा रह सकता है। सिफिलिस के चौथे चरण में एक बार फिर से इसके बैक्टीरिया अपना प्रभाव दिखाते हैं और रोगी में कई लक्षण दिखने लगते हैं, जिनमें अंधापन, बहरापन, मानसिक बीमारी, स्मरण शक्ति की क्षति, नरम ऊतक और हड्डी को नुकसान, तंत्रिका संबंधी विकार जैसे स्ट्रोक या मेनिंजाइटिस, दिल की बीमारी, न्यूरोसिफिलिस जो मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी में होने वाला संक्रमण है। लगभग 15 से 30% लोग इस चरण में प्रवेश करते हैं जो उपदंश का उपचार नहीं कराते हैं। प्रारंभिक रूप से संक्रमित होने के बाद तृतीयक उपदंश 1 साल से लेकर 10 सालों तक हो सकता है। आइए अब जानते हैं कि सिफिलिस के बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है। उपदंश या सिफिलिस को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सुरक्षित रूप से यौन संबंध स्थापित किए जाए। किसी भी प्रकार के यौन संपर्क के दौरान कंडोम का उपयोग करना एक अच्छा विचार है। इसके अलावा कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध रखने से बचें, क्योंकि आप सभी लोगों के यौन संबंध की हिस्ट्री कभी भी पता नहीं कर पाएंगे। अपने सेक्स टॉय किसी और को शेयर करने से बचें। यौन संचारित संक्रमण की जांच कराएं और अपने सहयोगियों से उनके परिणामों के बारे में बात करें। मेडिकल सुई को साझा करने के माध्यम से भी सिफिलिस फैल सकता है। यदि आप दवाओं का उपयोग करने जा रहे हैं तो नई सुई का उपयोग करें। शराब और दवाओं के सेवन को कम करके भी उपदंश को रोकने में मदद मिल सकती है, क्योंकि इन गतिविधियों से जोखिम भरा यौन व्यवहार हो सकता है। अब जानते हैं कि कैसे सिफिलिस का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए चिकित्सक आपका शारीरिक परीक्षण करेंगे और यौन इतिहास के बारे में पूछेंगे, ताकि चिकित्सकीय परीक्षण से पहले उपदंश की पुष्टि की जा सके। इसके लिए आपका चिकित्सक एक या और कई जांच भी करवाने के लिए कह सकता है। रक्त परीक्षण, इसके माध्यम से मौजूदा या पिछले संक्रमण का पता लगा सकते हैं, क्योंकि रोग के एंटीबॉडीज कई वर्षों तक शरीर में मौजूद रहते हैं। शारीरिक द्रव, पहले या दूसरे चरण के दौरान दर्द रहित छाले से रोग का मूल्यांकन किया जा सकता है। सेरेब्रोस्पाइनल तरल पदार्थ, इसे स्पाइनल टेप के माध्यम से एकत्र किया जाता है और नर्वस सिस्टम पर किसी भी प्रभाव के परीक्षण के लिए इसकी जांच की जाती है। यदि सिफिलिस की पहचान होती है तो अपने यौन संबंधी पार्टनर को इसके बारे में बताना चाहिए और उसकी जांच की जानी चाहिए। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाओं के द्वारा उपदंश या सिफिलिस का इलाज किस तरह से करें कि रोगी की शारीरिक स्थिति में सुधार होकर वह स्वस्थ हो जाए। जब प्रारंभिक अवस्था में उपदंश का निदान और उपचार किया जाता है तो इसे पूर्ण रूप से ठीक करना आसान होता है। इसके लिए A3-Ven2 के 3rd डाइल्यूशन का दिन में 3 बार आधा कप पानी में 10 बूंद मिलाकर और /1 के 2nd डाइल्यूशन की 10 बूंद रात को सोते समय आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर प्रयोग करें। S1 फर्स्ट डाइल्यूशन की 10 गोलियों को खाना खाने से पहले और S10 फर्स्ट डाइल्यूशन की 10 गोलियों को खाना खाने के बाद प्रयोग करें।
त्वचा में प्रभावित भाग पर C5GE का बाहरी प्रयोग करें। तीसरे चरण और चौथे चरण के सिफिलिस के रोगी को A3-WEN2 के 30 से 1000 नंबर की औषधि का चयन करके दिन में 3 बार आधा कप पानी में 10 बूंद मिलाकर और SLAS-WER1 के सेकेंड डाइल्यूशन की 10 बूंद रात को सोते समय आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर प्रयोग करें। S1 फर्स्ट डाइल्यूशन की 10 गोलियों को खाना खाने से पहले और S10 फर्स्ट डाइल्यूशन की 10 गोलियों को खाना खाने के बाद प्रयोग करें। त्वचा में प्रभावित भाग पर C5GE का बाहरी प्रयोग करें। उपदंश से ग्रसित गर्भवती महिलाओं को जन्म के बाद उसके बच्चे में भी संक्रमण की पूरी संभावना होती है। ऐसे में परीक्षण के बाद उसे भी ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता हो सकती है। बच्चों के ट्रीटमेंट के बारे में जानना है तो कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपकी औषधियों के स्टॉक में WEN2 नहीं है तो मैं बता दूं कि WEN2 औषधि S2, C17 और WEN1 का मिश्रण है। दवाओं का प्रभाव ठीक से हो रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए बीच बीच में ब्लड जांच अवश्य करवाएं। जब तक उपचार पूरा नहीं हो जाता और रक्त परीक्षण से संक्रमण ठीक होने का संकेत नहीं मिल जाता, तब तक यौन संपर्क से बचें। अपने यौन भागीदारों को सूचित करें ताकि उनका परीक्षण किया जा सके और यदि आवश्यक हो तो इलाज किया जा सके। HIV संक्रमण के लिए भी परीक्षण कराएं। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख दीजिए। अगर आप भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक हैं तो कमेंट में अपना उपचार शेयर करें। आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे STD सीरीज की एक और डिजीज को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।